हेलो फ्रेंड्स। हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होने वाली 2025 में जो आयोजित होने वाली है अक्टूबर में स्टेट एग्ज़ाम्स, तो जूलॉजी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए बेहतर कंटेंट है यहाँ पे और बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे भागना सही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे स्टेट का एक बुक लेके ही बैठे हैं। इसमें सारा कंटेंट एक ही में है और सॉल्व पेपर्स भी हैं, प्रश्न बैंक भी हैं यहाँ पे। और बेहतरीन ये है कि ये अध्यायवार है और कहीं और नहीं जाना पड़ेगा आपको जूलॉजी पढ़ने के लिए। और इसके अंतर्गत हमने देखिए कौन कौन से पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं हमें कंटेंट। पहला है नॉन कॉर्डेट्स, प्राणियों की विविधता एवं विकास और उसके अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक्स। और दूसरा है कॉर्डेट्स की विविधता और विकास और उसके अंदर जो आने वाले हैं सारे टॉपिक्स वो भी कवर करेंगे। पारिस्थितिकी है, प्राणी शरीर क्रिया विज्ञान है, नियंत्रण एवं समन्वय प्रणाली है, जैव रसायन है, कोशिका जीव विज्ञान है, आनुवांशिकी है, आणविक जीव विज्ञान है, विकासात्मक जीव विज्ञान है, इम्यूनोलॉजी है, विकासीय जीव विज्ञान है, स्वास्थ्य और रोग, जैव प्रौद्योगिकी, वन्य संरक्षण और प्रबंधन और मिसलेनियस यानी विविध। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है नॉन कॉर्डेट्स से है, एसिलोमेटा की विशेषता को पहचानें। तो दोस्तों एसिलोमेटा की विशेषता को पहचानें, इसकी क्या विशेषता होती है? क्या इसमें मेसोडर्म की अनुपस्थिति होती है, मस्तिष्क की अनुपस्थिति होती है, सीलोम जो मेसोडर्म से अपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं और आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर होती है। तो हमारा आंसर है डी। एसिलोमेट्स में शरीर गुहा या सीलोम नहीं होता है। यह द्रव से भरी गुहा पाचन तंत्र और शरीर की दीवार के बीच अनुपस्थित है जो अन्य आंतरिक अंगों को भी घेरती है। अतः आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर एसिलोमेट्स की विशेषता है। तो एसिलोमेटा की विशेषता क्या है? आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है शब्द बायोलॉजी के किसने प्रस्तुत किया? बायोलॉजी शब्द को किसने प्रस्तुत किया? हमारा आंसर है बी, लैमार्क। शब्द बायोलॉजी लैमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा 1802 में प्रस्तुत किया गया था। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव कोशिकाओं और उनकी गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। शब्द बायोलॉजी लैमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। और अरस्तु जो है उनको बायोलॉजी का पिता कहते हैं। निम्न में से कौन अगुहिक संघ है? हमारा आंसर है डी, इनमें से सभी। पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस अगुहिक संघ है। अगुहिक एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में तरल पदार्थ से भरी गुहा नहीं होती है, यानी पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस सभी अगुहिक संघ है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? पोरिफेरा, एनेलिडा, मोलस्का या उपरोक्त सभी? हमारा आंसर है उपरोक्त सभी कि पोरिफेरा, एनेलिडा और मोलस्का शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। वैसे भी जूलॉजी के अंतर्गत लगभग सारे शब्द लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। एनेलिडा शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों यानी लिटिल रिंग सूक्ष्म वलय, एडस यानी फॉर्म या धारण करना होता है। इसका मतलब खंडित शरीर युक्त जीव कहते हैं इन्हें। 1843 में आधुनिक लैटिन भाषा के आधार पर बियरिंग पोर्स अर्थात छिद्र युक्त जीव मोलस्का को लैटिन भाषा के आधार पर थिन शील्ड पतले कवच खोले वाले प्राणी कहते हैं और इनका शरीर मॉलिस सॉफ्ट यानी मुलायम होता है।
यानी सारे भाषाएं जो है इसकी पॉरीफेरा, एनेलिडा, मोलस्का सारे लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले विभिन्न संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि नीचे जो दिए गए हैं संगठन के विभिन्न स्तर और उनके उदाहरण, उसमें गलत युग्म का चयन करें। तो कोशिकीय स्तर स्पंज, उत्तक स्तर सिलेंट्रेट, अंग स्तर एनेलिड, अंगतंत्र स्तर इकाइनोडर्मिस। तो हमारा आंसर है, गलत युग्म है अंग स्तर एनेलिडा, क्योंकि एनेलिडा सीलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये अंग प्रणाली स्तर को प्रदर्शित करते हैं, ना कि अंग स्तर को। इनका शरीर खंडित होता है और ये अपने शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, जो पोरीफेरा संघ से है। किस समूह में पॉलिप नहीं होता है? किस समूह में पॉलिप नहीं होता है? हमारा आंसर है एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ। ये तीनों सिलेंट्रेटा वर्ग के हैं, जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों होते हैं। जबकि कैलकेरिया वर्ग में पोरीफेरा संघ के स्पंज शामिल हैं, जिनका शरीर कैलकेरियस शेल और स्पाइकुलस से ढका होता है, लेकिन कोई पॉलिप नहीं होता है। यानी हमारा आंसर है कैलकेरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है? हमारा आंसर है भीतरी दीवारों को मोड़ने से। स्पंज में नहर प्रणाली शरीर की दीवार के मुड़ने से विकसित होती है। स्पंज में 3 प्रकार की नहर प्रणालियां हैं, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। ल्यूकॉन प्रकार की नहर प्रणाली सबसे उन्नत है और शरीर की दीवार के मुड़ने से विकसित होती है। एस्कॉन प्रकार की नहर प्रणाली सबसे प्राचीन है और न्यूनतम मोड़ दिखाती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, फाइलम पोरीफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? हमारा आंसर है कंटक के आधार पर। फाइलम पोरीफेरा स्पंज से बना संघ है। उनका शरीर सूक्ष्मतम छिद्रों से बना होता है। फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण कंटक यानी स्पाइक्यूल्स के आधार पर आधारित है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्सैक्टिनेलिडा और तीसरा है डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा और डेमोस्पोंजिया। इनके वर्ड थोड़ा हार्ड होते हैं, इसलिए आप इन्हें प्रैक्टिस कर लें पढ़ने का, नहीं तो भूल सकते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, स्पंज में किस स्तर का संगठन होता है? हमारा आंसर है ए, सेल्यूलर यानी कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। स्पंज में कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। स्पंज में अंग या वास्तविक उत्तक नहीं होते, इनमें कोशिकाएं होते हैं, इसलिए स्पंज में कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज छिद्रधारी सामुद्रिक जीव है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज का सबसे विशिष्ट लक्षण है? हमारा आंसर है बी, उनके पास कीप कोशिका होती है। स्पंज का सबसे विशिष्ट लक्षण उसमें उपस्थित कीप कोशिकाओं का होना है, यानी क्वाइनोसाइट्स। कीप कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो एस्केनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड शरीर के प्रकार के स्पंज के आंतरिक भाग को लाइन करती है। इनमें एक केंद्रीय फ्लैजेलम या सीलियम होता है, जो माइक्रोविली के एक कॉलर से घिरा होता है, जो एक पतली झिल्ली से जुड़ा होता है। ये कोशिकाएं एक साथ जुड़कर कोइनोडर्म बनाती है। इनका प्रमुख कार्य स्पंजों में पानी का प्रवाह बनाना और गुजरते हुए खाद्य पदार्थों को पकड़ना होता है। सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका
11वां क्वेश्चन है सिलिका मैकेनिका के निर्माण के लिए सिलिका कहाँ से निकाला जाता है? हमारा आंसर है डी, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। सिलिका मैकेनिका के निर्माण के लिए सिलिका स्पंज द्वारा समुद्र से निष्कर्षित किया जाता है। सिलिका का निक्षेपण स्पंज की आधारभूत प्रक्रिया है। डिस्मोस्पोंजिया और हेक्सैक्टिनिलिडा वर्ग के बहुत से स्पंज सिलिका युक्त पदार्थ का स्रावन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? हमारा आंसर है ए यानी स्पॉन्ज। और यहाँ पे देखिए बाकी सारे का लार्वा भी दिया गया है। स्पॉन्ज में पाया जाता है एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। तो दोस्तों हम यहाँ पे अगर पूरा नाम याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम दिए गए हैं। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, जैसे स्पंज को एम्फीकाइमुला, स्पंज एम्फीकाइमुला। इस तरह से अगर आप 2-4 बार बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा स्पंज एम्फीकाइमुला। और सिलेंट्रेट्स का याद करने के लिए है, अगर हम जैसे प्लेनुला का प्ले, हाइड्रुला का हाई और साइफिस्टोमा का साइफ और एफायरा का एफआईआर मान ले उसको, तो अगर हम जैसे ऐसे बोल सकते हैं प्ले हाई सेफ, मतलब प्ले हाई सेफ, हाई सेफ्टी के साथ खेलो, नहीं तो क्या हो जाएगा एफआईआर हो जाएगा। और कहाँ फिर सील कर दिया जाएगा, आपको सील कर दिया जाएगा, है ना। प्ले हाई सेफ एफआईआर सील, है ना। इतना वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। और हेलमिंथिस को याद कर सकते हैं मीरा सिस्ट रेडी, मतलब मेरा सिस्टर्स जो है वो रेडी है। मीरा सिस्ट रेडी सरके वॉर्म, मेरा सिस्ट रेडी सरके वॉर्म हेलमेंथिस का है ना। मेरा सिस्ट रेडी, उसने क्या कहा, हेलो मेरा सिस्ट रेडी सरके वॉर्म, है ना, रेविडिटी फॉर्म, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इकाइनोडर्म को याद कर सकते हैं, जैसे एक ब्रेकलेरिया पिनेरिया, एक ब्रेकलेरिया पिनेरिया। इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। अगर पूरा याद कीजिएगा तो वो नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? मोती उद्योग के लिए हमारा आंसर है क्लियोना। क्लियोना को बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। यह स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है। ये मोती सीप के अंदर आश्रय खोजने के लिए सीप के खोल में छेद बनाते हैं। ये परोक्ष रूप से महासागरों में मोतियों के उत्पादन को कम करके मोती उद्योग को प्रभावित करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सीप के अंदर आश्रय खोजने के लिए सीप के अंदर खोल में छेद बना देते हैं। और मोती तो अंदर छेद से जो अंदर बंद रहता है तभी बनता है, और अगर वो उसी में छेद कर देंगे तो मोती तो बनेगा ही नहीं। इसलिए ये बहुत ही प्रभावित करता है मोतियों को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्पॉन्ज है जिसमें स्पॉन्जिन तंतु के स्केलेटन तो होते हैं परंतु स्पिक्यूल्स नहीं होते? हमारा आंसर है सी, फिलोस्पॉन्जिया, लेकिन स्पॉन्जिया नहीं, यानी स्पॉन्जिया और फिलोस्पॉन्जिया में स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं, यानी दोनों नहीं होगा। स्पॉन्जिया लेकिन फिलोस्पॉन्जिया नहीं, फिलोस्पॉन्जिया लेकिन स्पॉन्जिया नहीं। कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि स्पॉन्जिया और फिलोस्पॉन्जिया में स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं इसमें, इसलिए दोनों ऑप्शंस गलत हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्पंज नहीं है? हमारा आंसर है सी, प्रोटेरोस्पॉन्जिया है जो स्पंज नहीं है। बाकी यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और क्लियोना तीनों स्पंज है, सभी स्पंज है प्रोटोस्पॉन्जिया को छोड़कर, क्योंकि एक प्रोटोजोआ है। प्रोटेरोस्पॉन्जिया क्या है, प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो है प्रोटोजोआ है। देखिए यहाँ पे प्रोटेरो है, प्रोटेरो प्रोटो से उसको
याद रखिएगा क्योंकि प्रोटो जो है इसलिए प्रोटेरोस्पोंजिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा जो स्पंज में होते हैं। हमारा आंसर है पेरेन्काइमुला। पेरेन्काइमुला स्पंजों का एक मुक्त तैरने वाला लार्वा है। इसमें फ्लैजेलेटेड कोशिकाओं की एक बाहरी परत और अमीबोसाइट्स पाया जाता है। यानी मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा जो स्पंज में होते हैं वो है पेरेन्काइमुला। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्जिला के गेम्यूल्स में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है। स्पॉन्जिला के गेम्यूल्स में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है। हमारा आंसर है मोनोएक्सॉन। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिला में पाया जाता है। टेट्राएक्सॉन कंटिकाए कटकीय स्पॉन्ज की विशेषता है और ट्राईएक्सॉन कंटिकाएं ग्लास स्पॉन्ज की विशेषता है। यानी मोनोएक्सॉन जो है स्पॉन्जिला में पाया जाता है, टेट्राएक्सॉन कंटिकाएं जो है वो कटकीय स्पॉन्ज की विशेषता है और ट्राईएक्सॉन कंटिकाएं ग्लास स्पॉन्ज की विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। हमारा आंसर है आंतरिक रूप से मेसेनकाइम में। स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया मेसेनकाइम के अंतः स्तर में होती है। बाह्य पिनेकोडर्म और मेसेनकाइम के अंतःकीप कोशिकाओं में जिलेटिन युक्त अकोशिकीय संरचना होती है और यही पर जाइगोट का निर्माण होता है। ये सिलिएटेड लार्वा बनाते हैं। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये है 19वां। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं होती है जो स्पंज में अन्य कोशिक प्रकार के निर्माण में भाग लेती हैं। हमारा आंसर है सी, आर्कियोसाइट्स। स्पंज में पाई जाने वाली आर्कियोसाइट आरएनए की अधिकता युक्त टोटिपोटेंट कोशिका है। इस कोशिका में अपने समान दूसरे कोशिका को जन्म देने की क्षमता होती है। यह लिंग कोशिकाओं सेक्स सेल्स जैसे अंड, ओवा और शुक्राणु स्पर्म कोशिका को भी उत्पन्न करती है। थेसोसाइट्स में संग्रहित पोषक कण रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स होते हैं। मायोसाइट्स में क्या होता है, कोशिका ऑस्कुलम के चारों ओर एक वर्तुल अवरोधनी बनाती है जो इसे आवश्यकता अनुसार खोल या बंद कर सकती है। और ट्रोफोसाइट कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं को पोषण देती है, अतः इन्हें धाय कोशिकाएं नर्स सेल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो है पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है स्पोंजोसील। पैरागैस्ट्रिक गुहा का दूसरा नाम स्पोंजोसील या एट्रियम है। यह स्पॉन्जों में पाया जाता है। स्पोंजोसील स्पॉन्ज की बड़ी व केंद्रीय गुहा है। ऑस्ट्रिया के द्वारा जल स्पोंजोसील में प्रवेश करता है और एक बड़ी संरचना ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। स्पोंजोसील के साथ कोइनोसाइट का स्तर होता है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है जो स्पोंजोसील द्वारा पानी में धारा व बहाव को बनाए रखता है। ये देखिए, ये फोटो दिया गया है स्पोंजोसील का। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है। संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है, आंसर है डी, साइकॉन। संघ पॉरीफेरा का उदाहरण साइकॉन है। इसे पोर बियरर्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके शरीर में कई छोटे छिद्र होते हैं। ये बहुकोशिकीय जीवों का सबसे आदिम समूह है। ये कैलकेरिया वर्ग से संबंधित है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्पिक्यूल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकॉन में निषेचन होता है। हमारा आंसर है डी, मेसेनकाइम यानी मध्योतक के अंदर। साइकॉन में निषेचन होता है। साइकॉन एक उभयलिंगी स्पंज है लेकिन प्रोटोगनी के कारण क्रॉस निषेचन होता है।
विशेष लैंगिक अंगक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु मेसेनकाइम में निर्मित होते हैं। अविभाजित अमीबोसाइट्स, जिन्हें आर्कियोसाइट्स या कोइनोसाइट्स कहा जाता है, शुक्राणु मातृकोशिका और अंडाणु मातृकोशिका के रूप में कार्य करते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणियों में कोइनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है? हमारा आंसर है पॉरीफेरा। कोइनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं फाइलम पॉरीफेरा में पाई जाती है। ये विशेष कोशिकाएं होती हैं जो केवल स्पंजों में पाई जाती है और जिनमें माइक्रोबिली के जाल जैसे कॉलर से घिरे एक फ्लैजिला होते हैं। ये कोशिकाएं स्पंज के शरीर के आंतरिक भाग को रेखाबद्ध करती है। इनका कार्य पानी के कणों को फिल्टर करना है जो स्पंजी गुहा में प्रवेश करते हैं। स्पंज में प्रजनन अंगों के नाम ना होने के कारण यौन प्रजनन के लिए आवश्यक होने पर कोइनोसाइट शुक्राणु कोशिका में भी बदल सकते हैं। यानी प्रजनन अंगों के न होने के कारण यौन प्रजनन के लिए आवश्यकता होने पर कोइनोसाइट शुक्राणु कोशिका में बदल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकॉन प्रकार के नलिका तंत्र में जल का प्रवाह निम्नलिखित है। 24वां क्वेश्चन है, साइकॉन प्रकार के नलिका तंत्र में जल का प्रवाह निम्नलिखित है और हमारा आंसर है सी, यानी डर्मल ऑस्ट्रिया, प्रोसोपाइल, एपोपाइल, ऑस्कुलम। साइकॉन प्रकार के नलिका तंत्र में जल का प्रवाह निम्नलिखित है, डर्मल ऑस्ट्रिया, प्रोसोपाइल, एपोपाइल, ऑस्कुलम, है ना, यानी डर्मल, प्रोसोपाइल, एपोपाइल, ऑस्कुलम। बाहरी सतह पर लगे ऑस्ट्रिया के माध्यम से जल शरीर में प्रवेश करता है, जिसमें प्रत्येक अंतर्वर्ती कैनाल की ओर जाता है। यहाँ से प्रोसोपाइल के जरिए जल रेडियल कैनाल में प्रवाहित होता है। रेडियल कैनाल से जल एपोपाइल के माध्यम से स्पॉन्जोसील में चला जाता है। अंत में स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर खुलता है और जल को बाहर निकालता है स्पंज में। अगला क्वेश्चन है, स्पंज में प्रोसोपाइल क्या है? हमारा आंसर है बी, इन करंट कनाल को रेडियल कनाल से जोड़ने वाली छोटी कनाल है जिसे प्रोसोपाइल कहते हैं। प्रोसोपाइल यह स्पंज में एक छोटी कनाल या मार्ग है जो कि इन करंट कनाल को रेडियल कनाल से जोड़ती है। इन करंट कनाल चपटी स्क्वैमस कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होती है। इनका कार्य पानी की नाली बनाने तथा एक चिकनी दृढ़ सतह बनाने का होता है। रेडियल कनाल को सतह पर खुलने वाली कॉलर कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध किया जाता है और उनमें फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला की गति स्पंज में भोजन के कणों को ग्रहण करने की होती है। उनको कोशिका मुख में धकेल देती है। इस प्रकार यह स्पंजों में भोजन ग्रहण करने की व्यवस्था है। हमारा 26वां क्वेश्चन है जो निडेरिया संघ से है, सी एनीमोन की सममिति है। सिमेट्री ऑफ सी एनीमोन इज, हमारा आंसर है सी एनीमोन एक समुद्री जीव है। यह निडेरिया फाइलम का सदस्य है। एनीमोन में अपनी गतिहीन प्रकृति के कारण रेडियल समरूपता होती है, यानी अरीय रूप से समरूपता होती है। रेडियल समरूपता शरीर के केंद्र में साथ दो हिस्सों में विभाजित करती है। यानी सी एनीमोन एक समुद्री जीव है। यह निडेरिया फाइलम का सदस्य है। एनीमोन में अपनी गतिहीन प्रकृति के कारण रेडियल समरूपता होती है। रेडियल समरूपता शरीर के केंद्र के साथ दो हिस्सों में विभाजित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निडेरिया का लार्वा है। लार्वा ऑफ निडेरिया इज, हमारा आंसर है बी, प्लेनुला। निडेरिया संघ सिलेंट्रेटा का मेंबर है जिसका लार्वा अवस्था को प्लेनुला नाम से जाना जाता है। साइकॉन की लार्वल अवस्था को एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, जबकि
ल्यूकोसोलेनिया की लार्वल अवस्था की पेरेन्काइमोला कहते हैं। हाइड्रा का स्पर्शक है। 28वां क्वेश्चन है, हाइड्रा का स्पर्शक है, इसमें लिखा है 8, यानी हाइड्रा में लगभग 6 से 10 खोखला स्पर्शक पाए जाते हैं जो मुंह के द्वार को घेरे रखते हैं। हाइड्रा के स्पर्शक टेंटेकल्स गमन और सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम का एक उदाहरण है। इस समूह में रेडियल समरूपता, एक गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा और निमेटोसिस्ट नामक चुभने वाली कोशिकाएं होती है। हमारा 29वां क्वेश्चन है, किस सिलेंट्रेट प्राणी में सिर्फ पॉलिप अवस्था पाई जाती है? किस सिलेंट्रेट प्राणी में सिर्फ पॉलिप अवस्था पाई जाती है? हमारा आंसर है ए, एंथोजोआ। एंथोजोआ सिलेंट्रेट का वह वर्ग है जहां उनके पूरे जीवन चक्र में केवल पॉलिप अवस्था मौजूद होती है। हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ के विपरीत, जो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, एंथोओजन जैसे कोरल और समुद्री एनीमोन केवल पॉलिप रूप में मौजूद होते हैं। यानी एंथोजोआ वो वर्ग है जहाँ प्राणी सिर्फ पॉलिप अवस्था में पाए जाते हैं। हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन है, किस सिलेंट्रेट प्राणी में, नहीं अब 30वां नंबर क्वेश्चन 29वां कर चुके। 30वां क्वेश्चन है, एक त्रिज्यतः सममिति अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल उत्तक विभेदन है वो रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? आंसर है बी, निडेरिया में। एक त्रिज्यतः सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल उत्तक विभेदन पाया जाता है, निडेरिया सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों में कोशिका तथा उत्तक स्तर का संगठन होता है। इस संघ के प्राणी द्विस्तरीय होते हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात ये बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा से बने होते हैं। हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेट है? हमारा आंसर है ए, सी फैन। सी फैन जो है वो सिलेंट्रेट है। और समुद्री खीरा, सी क्यूकम्बर, वो है इकाइनोडर्मेटा। और सी लिली समुद्री घोड़ा, सी लिली भी इकाइनोडर्मेटा है। और समुद्री घोड़ा जो है वो मत्स्य है, मछली है, यानी सी हॉर्स। 32वां क्वेश्चन है, सी फर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सी फर का वैज्ञानिक नाम है, आंसर सी है, ओवेलिया जेनिकुलेट। और ये याद रखिए, किसी का भी वैज्ञानिक नाम हमेशा दो वाक्यों में लिखा जाता है। जैसे ओवेलिया जेनिकुलेट हुआ, ये हमारा 2 वर्ड हो गया ना, 2 वर्ड में ही लिखे जाते हैं। सी फर का जंतु वैज्ञानिक नाम ओवेलिया जेनिकुलेट है। यह सामूहिक जंतु है। इसकी कॉलोनी कमजोर, अल्प पारदर्शी, सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की हाइड्रोइड होती है। क्लियोना को वोरिंग स्पंज कहते हैं। पेनाटोला को सी पेन कहते हैं। एंटीडॉन को फेदर स्टार कहते हैं। यह इकाइनोडर्मेटा कुल का सदस्य है। 33वां क्वेश्चन है, लाल कोरल मूंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाल कोरल मूंगा का वैज्ञानिक नाम है, हमारा आंसर है बी, रेड कोलर। का जंतु वैज्ञानिक नाम है कोरेलियम रूब्रम। कोरेलियम रूब्रम, यानी आंसर हमारा बी है, कोरेलियम रूब्रम। मूंगा जिसे मिर्जान भी कहते हैं, यह एक समुद्री प्रकार का जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। प्यूबिपोरा म्यूजिका को आर्गन पाइप कोरल कहते हैं। फंजिया को सॉलिटरी कोरल कहा जाता है। हमारा 34वां क्वेश्चन है, डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है इसमें समुद्री एनीमोन में।
डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पोरिफेरा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में पाई जाती है। यहाँ है ट्रिप्लोब्लास्टिक अगुहिक प्लेटिहेलमिन्थिस, आभासी देह गुहा एस्केलमिन्थिस और गुहिका एनेलिडा में कॉर्डेटा तक होता है। एनेलिडा से कॉर्डेटा तक गुहिका। हमारा 35वां नंबर क्वेश्चन है, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है। क्या स्थित होता है? फ्रीजिंग रीफ। एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है, फ्रीजिंग रीफ के रूप में जाना जाता है। ये 3 मुख्य प्रकार के कोरल रीफ में से एक है। फ्रीजिंग रीफ तब गठित होता है जब कोरल लार्वा खुद के तटों के पास चट्टानों या मिट्टी से जोड़ लेते हैं। हमारा 36वां नंबर क्वेश्चन है, हरे हाइड्रा का रंग किस कारण होता है? हरे हाइड्रा का हरा रंग किस कारण होता है? तो हमारा आंसर है डी, सहजीवी हरा शैवाल जुक्लोरेली। हाइड्रा विरिडिमेसा। इसको आमतौर पर इसके हरे रंग के कारण हाइड्रा कहा जाता है। यह छोटे जलीय जीव हैं जो मीठे पानी के तालाबों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं। इनका हरा रंग हरे शैवाल जुक्लोरेसी तथा क्लोरेला वाल्गेरिस के सहजीवी संबंध पाए जाते हैं। ये हरे शैवाल पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध से हाइड्रा के ऊतकों के अंदर रहते हैं। शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रा के नाइट्रोजन और फास्फोरस अपशिष्ट को ग्रहण करते हैं और बदले में उन्हें पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमारा 37वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा का स्पर्शक है। हाइड्रा का स्पर्शक है 8 है। आंसर बी, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। हाइड्रा की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1703 ईस्वी में की थी। हाइड्रा की वेसल आकार की शरीराकृति से मुंह सबसे ऊपर होते हैं, स्पर्शकों से घिरा रहता है। उसमें जटिल स्प्रिंग कोशिकाएं होती है जिन्हें नेमेटोसिस्टस कहते हैं। स्पर्शक एक से अधिक जोड़े में होते हैं और मांसपेशियों के हाइड्रोटेस की तरह काम करते हैं। हाइड्रा के संवेदी अंग हैं जो स्पर्श, दृष्टि, खतरे, गंध, स्वाद, शिकार पकड़ने तथा भोजन के लिए उत्तरदायी हैं। हाइड्रा के संवेदी अंग। 38वां क्वेश्चन है, हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है। हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है किस प्रकार की? उत्तक स्तर की होती है। यह सही शरीर संगठन स्तर और फाइलम नीचे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। शारीरिक संगठन स्तर और इधर फाइलम लिखा हुआ है। एक कोशिकीय स्तर प्रोटोजोआ है, कोशिकीय स्तर पॉरीफेरा है, उत्तक स्तर हाइड्रा या निडेरिया में आता है जो हाइड्रा है, और अंग स्तर प्लेटिहेलमिन्थिस है। यानी हाइड्रा में क्या होगा? हाइड्रा में है उत्तक स्तर, टिश्यू ग्रेड। 29वां क्वेश्चन है, ग्लूटाथियोन उत्सर्जित होता है। ग्लूटाथियोन उत्सर्जित होता है हाइड्रा में। ग्लूटाथियोन का स्रावन हाइड्रा के द्वारा होता है। हालांकि यह रसायन बहुत से जंतुओं में उत्तक द्रव के रूप में पाया जाता है। ग्लूटाथियोन पौधों और कवकों आदि में पाया जाता है। यद्यपि हाइड्रा केवल उन जंतुओं को खाता है जिनके शरीर में ग्लूटाथियोन पाया जाता है। 40वां नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है हाइड्रा में क्योंकि अंगांतरण के कारण। हाइड्रा के गैस्ट्रुला को स्टीरियोगैस्ट्रुला भी कहते हैं क्योंकि यह मौजूद कोशिकाओं को पुनर्गठित करके एक छोटे से टुकड़े से पूरे जीव के पुनर्निर्माण को मॉर्फोलिसिस कहा जाता है। हाइड्रा में पुनर्जनन मॉर्फोलिसिस द्वारा होता है। यदि एक जीवित हाइड्रा जीव को 2, 3 या अधिक टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक कटा भाग बढ़ता है और संपूर्ण जीव बन जाता है।
ये देखिए दिया हुआ है, एक को हमने कट किया 2 भाग में, फिर दोनों बड़े हो गए और फिर वो ग्रोथ करके बड़े बड़े जीव बन गए। हमारा 41वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है। कौन सा विषैला द्रव निकलता है? उसे कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। ऐसे टॉक्सिन मतलब विष ही होता है। हिप्नोटॉक्सिन हाइड्रा से निकलता है। हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला पदार्थ हिप्नोटॉक्सिन होता है। यह जहरीला होता है जो प्रोटीन्स एवं फिनॉल्स का मिश्रण होता है। दंशिका संरचना में बड़ा सा जटिल अंडाकार थैलीनुमा अंगक होता है। इसके मुख्य भाग को संपुट कहते हैं। संपुट भित्ति मोटी कोलेजन तंतु की बनी होती है। इस पर महीन झिल्ली का आवरण होता है। संपुट की गुहा में हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला तरल भरा रहता है। संपुट की गुहा में हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला तरल भरा रहता है। संपुट के शिखर पर भित्ति के ऊपर धंसने से एक गड्ढा सा बन जाता है। दीवार की बाहरी झिल्ली भीतर धंसने के बजाय गड्ढे को ढके रहती है। गड्ढे में एक विशेष पदार्थ की सूक्ष्म कणिकाएं भरी रहती है। यह गड्ढा संपुट के शिखर पर एक टोपी या ढक्कन का काम करता है। भीतर धसी भित्ति एक लंबा कुंडलित एवं प्रायः कांटेदार सूत्र बनाती है। पूरे निडेरिया संघ में लगभग 30 प्रकार की दंशिकाओं वाली दंश कोशिकाएं होती है। इनमें से केवल 4 प्रकार की हाइड्रा में मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? पहला है स्टीनोटिल्स या पेनिट्रेंटस। दूसरा है होलोट्राइकस आइसोराइजा। तीसरा है एट्राइकस आइसोराइजा। चौथा है डेस्मोनिम्स या वॉल्वेंट्स। हमारा 42वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकते हैं इसे छोड़कर, यानी किसे छोड़कर? हमारा आंसर है शर्करा। हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे शर्करा, प्रोटीन, वसा को पचा सकता है, लेकिन स्टार्च को नहीं पचा सकता। हमारा आंसर स्टार्च होगा क्योंकि वो स्टार्च को नहीं पचा सकता है। हाइड्रा के सभी प्रकार खाद्य पदार्थ जैसे शर्करा, प्रोटीन, वसा को पचा सकता है, लेकिन स्टार्च को नहीं पचा सकता क्योंकि उसमें लार युक्त एमाइलेज और अग्नाशयी एमाइलेज की कमी होती है। यानी ये जो पचा सकता है वो लार युक्त एमाइलेज और अग्नाशयी एमाइलेज से भरपूर होना चाहिए, तभी ये पचा पाएगा। 43वां नंबर क्वेश्चन है, ऑरेलिया के रोहपेलियम और किस नाम से जानते हैं उसे? ऑरेलिया के रोहपेलियम को और किस नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर है बी, टेंटेक्युलोसिस्ट। टेंटेक्युलोसिस्ट के नाम से ऑरेलिया के रोहपेलियम को जाना जाता है। ऑरेलिया स्काइफोजोआ जेलीफिश की एक प्रजाति है। ये वे जीव हैं जिनके पास स्पर्श, प्रकाश और रसायनों का पता लगाने के लिए विशेष संवेदी अंग है। इन मछलियों में टेंटेक्युलोसिस्ट होते हैं जो छतरी के किनारे पर विशेष जाल होते हैं और संवेदी अंगों के रूप में कार्य करते हैं। रोहपेलियम ये संशोधित जाल है, इसलिए इन्हें टेंटेक्युलोसिस्ट के रूप में जाना जाता है। 8 सीमांत पायदानों में 4 पैरारेडियल और 4 इंटररेडियल रोहपेलियम मौजूद हैं। यानी ऑरेलिया के रोहपेलियम को और हम टेंटेक्युलोसिस्ट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 44वां नंबर, ऑरेलिया में रोहपेलियम एक जटिल संरचना है। आंसर हमारा सी है, 4 संवेदी अंगों की। ऑरेलिया में रोहपेलियम 4 संवेदी अंगों की एक जटिल संरचना है जो टेंटाकुलोसाइट से जुड़ी रहती है। प्रत्येक रोहपेलियम में गुरुत्वाकर्षण का पता लगाने के लिए एक स्टेटोसिस्ट, मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर के लिए एक ओसेलस होता है।
हमारा 45वां नंबर क्वेश्चन है, कितनी संख्या में एड्रेडियल कनाल ऑरेलिया ऑरेटा में पाई जाती है? हमारा आंसर है बी 8। ऑरेलिया ऑरेटा में एड्रेडियल कनाल की संख्या 8 होती है, जबकि पैराडियल कनाल की संख्या 4, इंटररेडियल कनाल की संख्या भी 4 होती है। एफायरा एक मुक्त तैरने वाली लार्वा है। 46वां क्वेश्चन है, एफायरा एक मुक्त तैरने वाली लार्वा है। तो एफायरा क्या था? एफायरा लार्वा ऑरेलिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जेलीफिश लार्वा है, जिसका निर्माण ऑरेलिया के स्काइफिस्टोमा में स्ट्रोबिलेशन से होता है। अपर कुलम के नीचे पेरिस्टोम मिलता है। इसे लंबे शंकुरूप कोनिकल दांतों के समान रचनाओं कतार होती है। प्रत्येक कतार में 16 दांत पाए जाते हैं। बाहरी दांतों की पंक्ति बाहरी पेरिस्टोम बनाती है। बाहरी पंक्ति के दांत लाल, अलंकृत तथा मोटी अनुपस्थ भित्ति वाले होते हैं, जबकि भीतरी पेरिस्टोम दांत रंगहीन, छोटे तथा अपेक्षाकृत कोमल होते हैं। पेरिस्टोम दांत स्पोर सैक या बीजाणु कोष्ठ के ऊपर बंद रखते हैं। ये आर्द्रताग्राही होते हैं तथा जीवाणु के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। ये ऑरेलिया का लाइफ साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है। मेल है, फीमेल है, फिर स्पर्मेटोजोआ है, एग है, जाइगोट है, ब्लास्टुला है, प्लैनुला है, फ्री स्विमिंग प्लैनुला, फिक्स्ड प्लैनुला, फिर हाइड्रा ट्यूबल, फिर क्या है स्कीफिस्टोमा, फिर धीरे धीरे ईयरली एफायरा और लेट एफायरा, यानी पूर्ण विकसित हो गया लेट एफायरा में। हमारा 47वां क्वेश्चन है, ओवेलिया कॉलोनी का विकास किस प्रकार का है? ओवेलिया कॉलोनी का विकास सिम्पादीय प्रकार का है। ओवेलिया कॉलोनी का रूप ओवेलिया प्रजातियों पर निर्भर करता है और कई प्रजातियों में सामान्य पैटर्न से विचलन होते हैं। ओवेलिया कॉलोनी का एक विशिष्ट पैटर्न सिम्पादीय सहानुभूति विकास है, जिसका अर्थ है कि एक दूसरे के ऊपर कई इकाइयाँ जोड़ी जाती है जो एक मुख्य बढ़ती दूरी के बजाय मुख्य अक्ष बनाती है। तो प्रत्येक मॉड्यूल या इकाई का एक अर्किंग डंठल के आकार में होती है, जो एक हाइड्रेट में समाप्त होती है। फिर उसके ऊपर अगली इकाई में शाखाएं होती है। 48वां क्वेश्चन है, ओवेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है? हमारा आंसर है सी मेडूसा। ओवेलिया की कॉलोनी त्रिस्तरीय होती है, जिसमें 3 प्रकार के ज्यूइड्स पाए जाते हैं, यानी हाइड्रंथ, ब्लास्टोस्टाइल और मेडूसा। घंटी के आकार की होती है, जिसमें उत्तल और अवतल किनारे होते हैं। इसमें किनारे पर स्पर्शक 4 आरीय नलिका, 1 वृत्तीय नलिका, आरीय नलिका पर 4 जननांग तथा अवतल किनारे पर लटके हुए केंद्रीय मानोब्रियम उपस्थित होते हैं। ओवेलिया कॉलोनी में मेडूसा परिकला से आवृत नहीं होता है। हमारा 49वां नंबर क्वेश्चन है, ओवेलियन मेडूसा है। ओवेलियन मेडूसा है क्या है? मांसाहारी है। ओवेलिया का अलैंगिक पॉलिप चरण जलीय क्रस्टेशियंस और कीड़े खाता है, जबकि लैंगिक मेडूसा चरण प्लवकों पर फीड करता है। इस प्रकार ओवेलिया के पॉलिप और मेडूसा चरण दोनों मांसाहारी होते हैं, यानी ओवेलियन मेडूसा है एक मांसाहारी। ओवेलिया में मेडूसा का निर्माण किससे होता है? 50वां क्वेश्चन है, ओवेलिया में मेडूसा का निर्माण किससे होता है? वो होता है ओवेलिया मेडूसा का निर्माण ब्लास्टोस्टाइल से होता है। अलैंगिक मुकुलन के द्वारा यह एक छोटे छाते या घंटी के समान रचना होती है। इसकी बाह्य सतह बहिःछत्र और अंदर की ओर अवतल सतह अवछत्र कहलाती है।
बाह्य सतह, बहिःक्षेत्र, अंदर की सतह अवक्षेत्र कहलाती है। यहाँ ओवेलिया में मेडूसा का निर्माण होता है ब्लास्टोस्टाइल से। हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया है। 51वां क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? मेटाजेनेसिस मिलती है हमें हाइड्रोजोआ में देखने के लिए। मेटाजेनेसिस हाइड्रोजोआ वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है। शरीर पॉलीमार्फिक या डाईमार्फिक होता है, जिसमें पल्प एवं मेडूसा पाया जाता है। यानी मेटाजेनेसिस मिलती है हमें इसमें देखने के लिए हाइड्रोजोआ में। मेटाजेनेसिस हाइड्रोजोआ, मेटाजेनेसिस हाइड्रोजोआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। हम इस पूरे किताब को आपके साथ ख़त्म करेंगे, ताकि मेरा भी एग्ज़ाम स्टेट का है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो, इसलिए मैं इसे अपलोड करती हूँ। और अपलोड करने से एक ये फ़ायदा होता है कि मैं फिर बीच में कहीं बिजी नहीं हो पाती हूँ और इतना मुझे पढ़ना ही पड़ता है। तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है और एक आपका भी फ़ायदा है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी इतने क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।